नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। जिसमें आज हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं बैंकिंग होता क्या है। तो बैंकिंग एक्चुअली में उन सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है या तो लोन प्रोवाइड करता है और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि बैंकिंग परफॉर्म करते हैं उन्हें बोलते हैं बैंक्स। उन्हें बोलते हैं बैंक। बैंक क्या होते हैं? बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंकिंग परफॉर्म करता है, यानी कि दे आर द इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, है ना। अब बात करते हैं हमारे पास बैंक के टाइप कितने होते हैं। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के बैंक होते हैं। एक होता है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स और दूसरा हमारे पास होता है सेंट्रल बैंक। बैंकिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम कमर्शियल बैंक के सारे अपने टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सेंट्रल बैंक पे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कमर्शियल बैंक से। समझिए कमर्शियल बैंक होता क्या है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ फाइनेंशियल institution which accepts deposit and provide loans on the basis of right securities. Its motive is to earn profit। समझे? जैसे इसका नाम है कमर्शियल, कमर्शियल मीन्स इसका बेसिक और मेन जो मोटिव होगा वो होगा पैसे अर्न करना। तो ये पैसे अर्न करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है? लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और उनको प्रोवाइड करेगा लोन ऑन द बेस ऑफ राइट सिक्योरिटीज। एक इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसको जानने के लिए चलिए इसके फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इसके फंक्शंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन और उसके बाद है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में जैसा आप सब जानते हैं इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये लोगों की डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हम एक्चुअली में डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं। तो एक्चुअली में जो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जो कस्टमर होता है वो खुद जाके बोलता है कि सर मेरे पैसे जमा कर लो। वो डिमांड करता है कि सर मेरे पैसे जमा कर लो, इस इंटरेस्ट रेट पे मेरे पैसे जमा कर लो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। फिर उसके बाद जो इसका सेकंड फंक्शन आता है वो आता है हमारे पास प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस। लोगों को जिनको नीड होती है वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज जमा कराते हैं और उसके बेसिस पर उनको लोन प्रोवाइड करने का काम भी कमर्शियल बैंक ही करता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्रेडिट कैश। ये क्या करता है? उधार पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए भी। सेकेंडरी फंक्शन में इसके बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शंस आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फंक्शन है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों ने अगर कॉमर्स से हो तो 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल पड़ा होगा। उनमें आपने देखा होगा कि जब लोग एंडोर्समेंट करते हैं फिर उनको जल्दी से पैसे चाहिए होता है तो वो उस बिल्स को लेके डिस्काउंट करवा लेते हैं बैंक से जाके। जी हाँ, ये काम भी कौन करता है? ये बैंक ही करता है, कमर्शियल बैंक। ओवरड्राफ्ट एंड लोकर फैसिलिटी, यस लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जो आपकी कीमती चीजें जैसे जेवर वगैरह वो सब आप जाके सिक्योरिटी के लिए बैंक में जमा कर सकते हो, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? बैंक लेता है। उसके बदले वो आपसे छोटी मोटी चार्ज लेता है। इसके बाद है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये आपकी सिक्योरिटीज को भी सेल परचेज करता है। जैसे आप कभी स्टॉक वगैरह करते हो तो डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो वो भी ये इसको रेगुलेट करेगा आपके बिहाफ पे। इसका एक और फंक्शन होता है वो होता है एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन आजकल बहुत फेमस है ये। क्यों? जैसे आपको बिजली का बिल भरवाना है, अब आप बहुत बिजी रहते हो, आपको पता नहीं चलता, कोई प्रीमियम है, कोई इंश्योरेंस है, कोई ईएमआई है, तो बैंक कहता है कि आपके बिहाफ पे हम भर देंगे, आप बस इस चीज की पुष्टि कर दीजिए।
तो वो सारे पेमेंट भी आपके बिहाफ पे खुद से करेगा। इसमें मंजूरी आपकी होगी लेकिन ये काम खुद से करेगा। तो ये सारे इसके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है 12th क्लास में, जिसका नाम है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन। उससे पहले हम इसको शुरू करें, कुछ थोड़ी सी इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मनी क्रिएशन बेसिकली है कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कैसे कर रहे हैं लोग। देखो, हमने पिछले चैप्टर में मनी चैप्टर में ये पढ़ा कि मनी सप्लाई के लिए 2 इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होते हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट और हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास तो सीधा है कि वो नोट छापता है और मार्केट में सप्लाई करता है। नोट छापता है, मार्केट में सप्लाई करता है। तो सेंट्रल बैंक की तो मोनोपोली है कि वो नोट छाप सकता है, बट कमर्शियल बैंक थोड़ा ना नोट छापेंगे। तो कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई कैसे करेंगे? तो उसका जवाब है क्रेडिट क्रिएशन से। अभी क्रेडिट क्रिएशन से कैसे करते हैं मनी सप्लाई, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसके अंदर। तो क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है कमर्शियल बैंक्स की, जिसमें ये क्या करेंगे? मनी सप्लाई करेंगे। मनी सप्लाई करेंगे। इसको समझने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट इन एन इकोनॉमी, अजम्पशन हो जाएगा पहला कि देयर इज ओनली वन बैंक, एक बैंक है। सेकेंड, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन बाय ओनली चेक। ओनली चेक के द्वारा सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे। थर्ड, ऑल द कस्टमर विल नॉट विड्रॉ their money at the same time। मतलब हमने ये अज्यूम कर लिया कि जितने भी हमारे पास कस्टमर होंगे वो सारा पैसा एक साथ नहीं निकालेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो हमारी चेक से होंगी, और हमारे पास इकोनॉमी एक ही बैंक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो हमने एग्जांपल के लिए मानी। अब हमारे पास मान लीजिए कि इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट वो है 10,000 की। अब मनी सप्लाई को रोकने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल को रोकने के लिए, जो हमारी आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कुछ रूल्स और कुछ इंटरेस्ट रेट को इंपोज करती है बैंक्स के ऊपर, ताकि सारा का सारा पैसा ना एक बार में अगर डूबता भी है तो सारा पैसा ना डूब जाए। तो कौन से ये इंटरेस्ट रेट है, इनकी डिटेल में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट मैं आपको 2 रेट अभी बता देता हूं, जिसमें से एक रेट होता है सीआरआर, एक रेट होता है हमारा एसएलआर। सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो, और सेकंड है हमारे पास एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, सीआरआर सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए मैं बैंक हूं, मेरे पास 10,000 रुपया है, सेंट्रल बैंक ने 10% का सीआरआर इंपोज करा। तो अगर मेरे पास 10% है, 10% का 10,000 का जो 10% बनता है वो बनता है 1,000 रुपए। तो मेरे को 1,000 रुपए कैश के रूप में ये आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा रिजर्व। समझे? सीआरआर 10% है, मेरे पास प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 रुपए है, 10,000 का 10% जो बनता है वो 1,000 होता है, और वो 1,000 रुपए मुझे रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास नहीं, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व। अब मेरे पास कितने बचेंगे? 9,000 रुपए। तो वो 9,000 रुपए मैं लोन पे कैसे भी यूज कर सकता हूँ, लोन पे दूं, अपने पास रखूं, कुछ भी करूं, मैंने रिजर्व के रूप में 10% रखवा दिए। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी ऐसे एक रेट होता है जिसके अंदर हमको अपने पैसे रिजर्व में रखने पड़ते हैं, बट इसमें ना कैश में रखने पड़ते हैं ना आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
इसमें जो हमको अपने पैसे अपने पास ही रिजर्व में रखने पड़ते हैं, हम किसी को ये लोन पे ना दें, इसीलिए इनको लिक्विड फॉर्म पे रखते हैं। लिक्विड मतलब जिसको कितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज के रूप में। तो हमने सीआरआर को और एसएलआर को माना, क्या मैंने मान लिया कि जो इकोनॉमी के अंदर अभी सीआरआर चल रहा है वो हमारा 10% है। प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास 10,000 है। अब हम एक टेबल बनाएंगे और इससे हम अपना समझेंगे। हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर हम पहला कौन मानेंगे, साइकिल। साइकिल मतलब कितने साइकिल चलिए। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा डिपॉजिट। इसके बाद आएगा हमारे पास रेट और इसके बाद आएगा टोटल लोन। मान लीजिए फर्स्ट साइकिल है। फर्स्ट साइकिल में जो हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट मतलब पहली डिपॉजिट जो है उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट कितने की आएगी, 10,000 की। रेट कितना था हमारा, 10%। 10% का सीआरआर है, तो 10% के हिसाब से जो हमारे पास सीआरआर जाएगा वो कितना जाएगा, 1,000 रुपए। कितने बचे, 9,000। अब ये जो बैंक है ये 9,000 रुपए पूरे के पूरे किसको दे सकती है, अपने कस्टमर को लोन दे सकती है। 9,000 रुपए लोन दे दिया। हमने ये शुरुआत में अजम्पशन माना था कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किस में होगी, चेक में। और हमारे पास जो बैंक है वो केवल कितने बैंक है, एक बैंक है। अगर एक बैंक और चेक के रूप में मैंने ट्रांजेक्शन करी तो मैंने सामने वाले को क्या दिया होगा, सामने वाले को मैंने चेक दिया होगा। अब वो चेक कहाँ जमा कराएगा, मेरे पास जमा कराएगा। तो वो चेक घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, यानी कि बैंक के पास आएगा, और बैंक के पास वो एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट जमा हो जाएगा। यानी कि अब बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने हो जाएंगे, 10,000 प्लस 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए जो आया वो एज अ डिपॉजिट आया, तो इसके ऊपर फिर से जो रेट लगेगा वो लगेगा कितना, 10%। और 900 रुपए फिर से किसके पास चले जाएंगे, हमको 900 रुपए बैंक के पास रखवाने पड़ेंगे। अब जब हमने सेंट्रल बैंक के पास 900 रुपए रखवा दिया तो अब हमारे पास कितने बचे, अब हमारे पास 8,100 रुपए बचे। देखिए किस तरीके से 10,000 रुपए से अब 9,000 रुपए लोन पे दिए और उन्हीं 9,000 को वापस डाल के अब फिर से 8,100 रुपए लोन पे दे दिए। यही सर्कल फिर से रिपीट होगा और ये बार बार रिपीट होते 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 ये कब तक रिपीट होगा, ये रिपीट तब तक होगा जब तक हमारा सारा अमाउंट जीरो नहीं हो जाता, यानी कि हमारे पास टोटल डिपॉजिट लास्ट में जीरो के बराबर नहीं बच जाती। कम होते 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 ये जीरो में बच जाएगा। लास्ट में हमारे पास ऐसे ही करते 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 जीरो बचेगा और हमारे पास कुछ टोटल आएगा। टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में 1 में रेट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्राइमरी डिपॉजिट कितनी की दोस्तों, 10,000 रुपए की। रेट कितना था हमारा, 10% का। परसेंट हटाएंगे, ऊपर 100 लगाएंगे, जीरो से जीरो गया, 10,000 इंटू 10 यानी कि 1,00,000 रुपए। समझिए टोटल डिपॉजिट जो आया वो बैंक के पास कितना है, 1,00,000 रुपए। टोटल इस 1,00,000 रुपए का कितने परसेंट बैंक ने जमा कर दिया होगा एज अ सीआरआर, 10%, यानी कि 10,000 रुपए। और टोटल बैंक ने लोन कितना दिया, यानी कि 90,000 रुपए। यानी कि बैंक ने एक मात्र 10,000 रुपए से 90,000 रुपए मनी सप्लाई कर दी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। इस तरीके से कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ इनडायरेक्टली मनी सप्लाई के अंदर। ये डायरेक्टली मनी सप्लाई के अंदर कुछ नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्रेडिट क्रिएशन करके मनी सप्लाई करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है, इज द कमर्शियल बैंक कैन अ कमर्शियल बैंक सप्लाई मनी डायरेक्टली इन द मार्केट, नो, बट इनडायरेक्टली यस, इनडायरेक्टली कर सकता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन देखेंगे। सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन और उसके मीजर्स टू मनी सप्लाई देखेंगे, जो वो कमर्शियल बैंक और अन्य अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लगाता है।